हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार की बात की शुरुआत करेंगे आज। मार्केट मूवर्स के पहले बात कर लेंगे। तो आज जो टॉप गेनर्स में जो लिस्ट में शामिल हुए हैं वो है ज्योति लैब है, ये मैस्टेक है, होम फर्स्ट फाइनेंस है, रूट मोबाइल है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। और कुछ लूज़र्स है जहाँ जैसे कि ये क्विज़कॉफ है, ये कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरी है। क्योंकि ये आज नेगेटिव में कैप्लिन क्यों आया हुआ है, उसका रीज़न यूएस। क्योंकि यूएस ने वापस वो बोले कि हम लोग फार्मा पे नहीं लगाए थे, अभी फार्मा पे भी हम लोग टैरिफ लगाएंगे। और ये केपलिन का काफ़ी बड़ा कामकाज ये बोलते हो ब्राज़ील और ये सब जो अमेरिकन साइड अमेरिकन कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ है वहाँ से आता है। ठीक है? तो यहाँ पे उन पे टैरिफ ज़्यादा लग जाता है। तो इसके चलते ये केपलिन आज अच्छा खासा नेगेटिव में क्लोज़ आया हुआ है। बाकी स्टॉक अच्छा है। ठीक है? और 52 वीक हाई में तीनों अपने लिस्ट में है। चंबल है, इंटरग्लोब और नारायणा। तीनों के तीनों अपना वॉच लिस्ट में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। हमारा ट्रेड भी चल रहा है दोनों में, तीनों में, ठीक है? और ये देखो साई लाइफ यहाँ पे ये ऑल टाइम लो 52 वीक लो चल रहा है। और ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक, अलगी इक्विपमेंट्स और एनएमडीसी। और ऑल टाइम हाई वाले भी तीनों स्टॉक है। चंबल अपने पास है, इंटरग्लोब अपने पास है और नारायणा भी अपने पास है। और तीनों का ट्रेड चल भी रहा है अभी। ठीक है? हम लोग तीनों ट्रेड में बैठे भी हैं और अपना तीनों का एसएल भी नहीं गया अभी तक। और ऑल टाइम लो में है ये साई लाइफ साइंसेज़ लिमिटेड। अ, ये मतलब इनका भी कुछ मेरे को लगता है यूएस बेस्ड कोई कामकाज रहा होगा या होगा, हो सकता है उसके चलते ये नेगेटिव में आया हुआ है। तो फार्मा में थोड़ा-सा दिक्कत बढ़ रहा है, बढ़ेगा ऐसा लग रहा है, पर ज़्यादा दिन तक ये टिकेगा नहीं। क्योंकि अ, इंडिया वो लेवल पे खड़ा है ना कि उससे कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। आपको यूएस ने क्या किया, आपको थोड़ा डराया, थोड़ा धमकाया और थोड़ा-सा आपको मतलब चेतावनी दिया कि भई थोड़ा सँभल जाओ और टेरिफ वॉर में मत फँसो, ठीक है? क्योंकि 25-26% लगाया वो ठीक है, दूसरे कंट्री के सामने अपना कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया के साथ? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है? तो कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री होता है ना, उनको अपना माल बेचने के लिए पब्लिक तो चाहिए, तो पब्लिक यहाँ पे है। तो कोई भी इंडिया के साथ अपना जो संबंध है वो ज़्यादा करके कोई सामने से आके खराब नहीं करना चाहेगा। तो एक बार के लिए हम लोग ये एक बेनिफिट अपने को मिल जाएगा, ठीक है? और अभी स्टॉक्स की बात करेंगे, उनके चार्ट की बात कर लेंगे और चार्ट पे स्टॉक्स क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है वो देख लेंगे। तो सबसे पहला आज चंबल से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप चंबल देखो यहाँ पे कि ऑल टाइम हाई भी बना है और क्लोज़ भी दिया हुआ है ऑल टाइम हाई का। तो ये स्टॉक अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़ोन में आ चुका है। बोल सकते हैं इसको ओपन स्काई टेरिटरी में, मतलब ऊपर कितना जा सकता है, गॉड नोज़। और आज ये कितना इतना चलना उसका भी एक रीज़न है। आपने अगर शायद ध्यान दिया होगा तो स्काईमेट वेदर करके एक वेबसाइट है जो वेदर का फ़ोरकास्ट करती है। तो उन्होंने एक बताया हुआ है कि ये टाइम पे जो मानसून होगा इंडिया में वो नॉर्मल मानसून रहने वाला है। यानी कि जो एवरेज होता है उससे व 3% डालो 103% मानसून होगा वैसा। तो 3% ज़्यादा ही होने वाला है। तो एक ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी न्यूज़ मानी जाएगी कि जब आप मानसून अच्छा होता है, तो अपने जैसे कंट्री यहाँ पे इतना वो एग्री का मोस्टली आप देखोगे रूरल जो एरिया है, रूरल इंडिया है, वो पूरा एग्री पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है? तो अच्छा मानसून यानी कि रूरल में पैसा और रूरल में पैसा, तो फिर जो आपका कंज़म्पशन बढ़ेगा और कंज़म्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मानसून अच्छा न्यूज़ है। तो उसके चलते ये फर्टिलाइज़र स्टॉक्स आज चले हैं। तो फर्टिलाइज़र चले होंगे, फिर आपके जो सीड्स के क स्टॉक्स है, वो जो मतलब वो बियारण बोलते हैं ना, जो अनाज का दाना लगाना पड़ता है ना खेत में, तो वो वाले स्टॉक है। फिर जो फार्म में इक्विपमेंट लगता है, जैसे ट्रैक्टर है, टिलर्स है, तो वो स्टॉक है। तो वहाँ पे सब में आपको धीरे-धीरे वो खरीदारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है चंबल में और भी अपने को थोड़ा-सा अच्छे लेवल्स आने वाले टाइम में दिख सकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे तो ये कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो ये भी एक फर्टिलाइज़र ही कंपनी है, ठीक है? पर यहाँ पे आज थोड़ा-सा वीकनेस दिख रहा है। पर एसएल अभी यहाँ पे नहीं गया हुआ है। एक्चुअल में देखो जो तो यहाँ पे ट्रेड आपका जो बन गया था, एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका था यहाँ पे, ठीक है? पर यहाँ पे नया ट्रेड अभी तक नहीं बना हुआ। और ये गरवारे हाईटेक कोई ट्रेड है ही नहीं यहाँ पे तो। और इंटरग्लोब एविएशन ने भी आप देखो तो एक नया ऑल टाइम हाई और क्लोज भी नया ऑल टाइम हाई का क्लोज दे दिया हुआ है। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छे जोन में चल रहा है। और यहाँ पे अच्छी बात ये हो रही है कि एक तो इनका जो टाइम है ना, ये बहुत बढ़िया टाइम टाइम आने वाला है। इनका जो क्वार्टर टू जो होता है ना,
सॉरी क्वार्टर 2 क्या क्वार्टर 1 जो फर्स्ट क्वार्टर होता है ना, वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्वार्टर होता है क्योंकि वो टाइम अपना टूरिज़्म का होता है और मोस्टली सब छुट्टियाँ पे होती है। तो उसके चलते इनका जो पीक पीरियड होता है ना, पीक टाइम होता है, जो सबसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 दोनों इनके अच्छे क्वार्टर होते हैं, ठीक है? तो ये मेरे को लगता है शायद इसका इनको बेनिफिट ये मिल रहा है। और वेल्सपन में एसएल हिट हो चुका था, कोई नया ट्रेड है नहीं अभी और एस्ट्राज़ेनेका फार्मा अपना अपना ट्रेड आया नहीं है। आप जैसे जानते हो कि यहाँ पे एक चैनल चला आ रहा है, तो चैनल में ट्रेड नहीं करना है अभी और यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील कोई ट्रेड नहीं है। स्टील और मेटल वैसे भी वीक चल रहे हैं अभी और आईसीआईसीआई बैंक में कोई ट्रेड नहीं है। मेटल वीक है पर इतना अभी टाइम आएगा जब एंट्री करने का बनेगा तो हम बताएँगे वो टाइम पे एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि मेटल में काफ़ी बड़ा मूव में मिले क्योंकि कुछ टाइम से मेटल काफ़ी वीक हुए हैं। मेटल के स्टॉक है ना वो काफ़ी वीक हो चुके हैं और अच्छे लेवल पे अभी मिल भी रहे हैं। और ये है आईसीआईसीआई बैंक में भी कोई ट्रेड नहीं है पर आज का कैंडल अच्छा है। ये कैंडल अच्छा है, ये कैंडल अच्छा है, ठीक है? कल का देखो इंडिसिसिव कैंडल था और आज का पिन बार्गेन जैसा कैंडल बोल सकते हैं इसको। तो आज का ये कैंडल अच्छा है। और ये है नारायणा भी अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आज नया ऑल टाइम हाई टच किया पर क्लोज नहीं दे पा रहा है ऑल टाइम हाई का। तो अगर ऑल टाइम हाई पे आज ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया होता ना तो आज उसका थर्ड एंट्री भी जनरेट हो जाता था, ठीक है? पर अभी थर्ड एंट्री चलने में ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे एक मस्त पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न आप देखोगे तो आराम से एक रेक्टेंगल पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न जब ब्रेकआउट आएगा तो आप यहाँ से सीधा-सीधा आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और ये ट्रेड मेरे को लगता है कल नहीं फ्राइडे या नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा अपने को, ठीक है? तो जो कोई जिसका कोई ऐसा लग रहा है कि हमारा बस छूट गया हुआ है, तो वो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता है। बाकी स्टॉक अच्छे ज़ोन में चल रहा है और स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड चल रहा है और अपना जो एंट्री था उस करीब-करीब उसके आजू-बाजू में ही चल रहा है अभी भी। और मुथूट फाइनेंस में आज ये थोड़ा मोमेंट कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी दिख रही थी और इसका क्या रीज़न है वो आपको देखना पड़ेगा। शायद आरबीआई के चलते ही कुछ तो हुआ है। हाँ, 12.5% का एक दिन का मूवमेंट है देखो, काफ़ी बढ़िया मूवमेंट है। तो ये हो गया आपका मुथूट फाइनेंस और अबट इंडिया में ठीक-ठाक है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है अभी तक। एसआरएफ में भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है अभी तक। और मन्नापुरम नो ट्रेड। बजाज फाइनेंस अपना ऑलरेडी एसएल हिट नहीं हुआ था क्योंकि अपन क्लोजिंग बेसिस पे रखा था इसके लिए। तो अगर जिसको मान के चलो जिसने निकाल दिया वो उनका निकाल दिया, जिसने बच गया तो उसका बच गया। तो यहाँ पे चल रहा है और आज का वापस वो कैंडल अच्छा बन रहा है तो हो सकता है ये नेक्स्ट वीक या फ्राइडे को वापस एक बार के लिए वो नया हाई जो उसका हाई बना था वो साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। और है रेडिंगटन में कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी चैनल बन रहा है और चैनल के लोअर साइड में किधर मिल जाए ट्रेड आप तो वो टाइम पे ले सकते हो। ये अच्छा मौका था यहाँ पे वैसे मंडे को पर ये छूट गया, अभी तो छूट गया। जेके सीमेंट कोई नया ट्रेड नहीं है जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता पर हाँ सीमेंट सेक्टर अच्छा चल रहा है। और यह क्रूड में वापिस अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है वीकनेस और बहुत ही काफ़ी टाइम का नीचे का लिए आपको प्राइस मिल रहा है। अभी देखें मंथली चार्ट पे देखते हैं ना तभी पता चलेगा कि कितना नीचे का प्राइस है ये। यहाँ पे देखो ये है आपका जनवरी 2022 में जब ये प्राइस आया था। तो आप देख लो कि कम से कम ये 3 साल चला गया है, 3 साल इसमें। 3 साल के नीचे का लो है और गवर्नमेंट अपनी एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा-बढ़ा के कोई बेनिफिट आम जनता को पास ऑन नहीं करना चाह रहा। गलत बात। और आगे बात करेंगे फिर जो है वो निफ्टी का। तो निफ्टी में आज अपना जैसे भी जब तक विक्स नीचे नहीं आता ना 15 के नीचे तब तक अपने को दूसरा कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? तो यहाँ से सबसे पहला तो ये ड्राइंग हटाना पड़ेगा तो कुछ दिखेगा भी। और आज 5 मिनट का चार्ट ही लगा देते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे आज तो साइडवेज मार्केट रहा, पूरा फुल ऑन टाइम पास के मूड में था और आरबीआई पॉलिसी थी तो थोड़ा उसके लिए भी पॉलिसी मतलब आउटकम था आज उसका। तो आज एक छोटे से दायरे में पूरा दिन टाइम पास किया हुआ है। तो आज अच्छा दिन बन सकता था पर नहीं ट्रेड लेना था क्योंकि जब विक्स हाई होता है तो वोलेटिलिटी हाई होती है और वोलेटिलिटी हाई होती है तो आपके एसएल बहुत जल्दी से हिट हो जाते हैं। तो 116 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर पूरा दिन खत्म हो चुका। तो निफ्टी में तो कुछ नहीं था, निफ्टी पूरा साइडवेज था। और अभी बात करेंगे
वो है गोल्ड। तो गोल्ड में काफ़ी मजबूती दिख रही है वापस। और गोल्ड में देखो तो हो सकता है ये वापस अपना जो नया जो हाई था, मतलब प्रीवियस हाई था, उसको भी शायद ब्रेक कर जाए। बोल नहीं सकते, क्योंकि जो हिसाब से स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है ना, वो हिसाब से तो गोल्ड काफ़ी अग्रेसिव लग रहा है मेरे को अभी भी। और आज का हाई देखो उसका तो ऑलमोस्ट 89,900, 89,900 का तो उसने ऑलरेडी आज टच कर चुका है। उसका जो प्राइस है वो तो ऑल टाइम हाई से 1,000 पॉइंट ही ज़्यादा दूर है नहीं, ज़्यादा दूर है नहीं। 1,000 पॉइंट मतलब कोई खास बड़ा दूरी है नहीं इसके गोल्ड के लिए। तो ये गोल्ड। और गोल्ड के बाद यूएस डॉलर इंडेक्स वापस थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ रहा है अपने लिए, इंडिया के लिए और इमर्जिंग कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक विक्स थोड़ा शांत हो जाए और बाकी जब तक ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी चलेगी तो दिक्कत देगी। और हो सके तो जितना जल्दी ये ट्रेड वॉर, जो टेरिफ वॉर चल रहा है ना, वो जितना जल्दी सेटल होए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा खींच जाएगा तो उतना ही लफड़ा बढ़ जाएगा। और ये ऐसा ना हो कि जो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वैसा कोई सीन ना बन जाए। वो टाइम पे भी यूएस ने ऐसे ही ना मजाक मस्ती कर लिया था और कुछ 20,000 प्लस आइटम पे टेरिफ लगा दिया था। तो उसके चलते वो टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन आया था और ग्रेट रिसेशन भी बोल सकते हो। तो वैसा पीरियड ना आ जाए। तो वो देखना है कि आगे क्या होता है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज़ पे थोड़ा सा नज़र बनाए रखना पड़ेगी। और कुछ भी अपडेट आता है तो अपने हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करो, ट्राई करो, समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। और अंत में डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी स्टॉक के लिए बात किया हुआ है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट अच्छे से समझते हैं और वो हिसाब से वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू।